हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम सीखेंगे सेक्शन 164 जो कि है डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। इस सेक्शन में हम सीखेंगे डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डायरेक्टर एंड कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं होगा अपॉइंटमेंट के लिए अगर वो किसी भी स्पेसिफाइड डिस्क्वालिफिकेशन से सफ़र करेगा। ओके, यानी एक भी डिस्क्वालिफिकेशन से अगर वो सफ़र करेगा देन he is not eligible for appointment as a director. Okay, as such the law does not specify any professional or educational qualifications of a director or required him to hold requisite number of qualifications shares except that as a general rule. इसका क्या मतलब है, यानी इस लॉ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कहीं कि जो डायरेक्टर है उसकी कोई पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर उसने कोई शेयर्स रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए हुए होने चाहिए कंपनी के। ऐसा कहीं नहीं लिखा। ओके, सिर्फ ओनली एंड ओनली क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके पास डिन होना चाहिए, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर उसके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है देन ही कैन अपॉइंट एज अ डायरेक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल हमने ऑडिटर्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऑडिटर को अपॉइंट करने के लिए क्या होना चाहिए, उसके पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए वो। ओके, तो वैसा डायरेक्टर के केस में नहीं है। डायरेक्टर के केस में कोई भी क्वालिफिकेशन या कुछ भी नहीं चाहिए, ओनली एंड ओनली उसके पास डिन होना चाहिए। ओके, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब बात कर लेते हैं डिस्क्वालिफिकेशन कौन कौन सी दे रखी है, यानी इसमें से अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन से वो सफ़र करेगा देन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। सो फर्स्ट, Section 164 subsection 1 states that a person shall not appointed as a director if he is of unsound mind, यानी उसकी जो मेंटल डिसीजंस लेने की एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी अनसाउंड माइंड है। एंड स्टैंड सो डिक्लेयर्ड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कोर्ट ने वो डिक्लेयर कर दिया है दैट ही इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड। ओके, सेकेंड, ही इज़ एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, यानी वो इंसॉल्वेंट है और वो अनडिस्चार्ज है। अनडिस्चार्ज मतलब कई लोग क्या होते हैं, इंसॉल्वेंट होते हैं, उसके बाद अगर उनकी कंडीशंस वापस बैक टू नॉर्मल आ जाती है देन वो डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो जाते हैं। बट अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट अगर कोई है देन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। ओके, सी ही हैज़ अप्लाइड टू द एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट एंड हिज एप्लीकेशन इज पेंडिंग। ओके, ही हैज़ अप्लाइड टू बी एजुकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट, इसका मतलब है उसने अप्लाई कर रखा है इंसॉल्वेंसी का स्टेटस पाने के लिए। ओके, वो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई कर चुका है एंड उसकी जो एप्लीकेशन है वो पेंडिंग है, देन ऑल्सो ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। डी पॉइंट इज ही हैज़ बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एनी ऑफेंस वेदर इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड लाइक चोरी हो गई, फ्रॉड्स हो गए। ओके, एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉट लेस देन 6 months। ओके, यानी उसने कोई भी तरह का ऑफेंस किया है, अगर मॉरल टर्पिट्यूड है वो भी इन्वॉल्व होगा, अदर कोई है तो भी इन्वॉल्व होगा। ओके, और उसको इम्प्रिजनमेंट यानी जेल हुई है नॉट लेस देन 6 months। ओके, यानी 6 month या उससे ज़्यादा की अगर उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है तो वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर। And a period of 5 years has not elapsed from the date of expiry of the sentence, यानी जब भी उसको imprisonment हुई थी उससे 5 साल नहीं हुए हैं कंप्लीट। ओके, 5 साल अगर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद वो बन सकता है एज ए डायरेक्टर। ओके, बट बिफोर डैट वो नहीं बनेगा। However, in case a person has been convicted of any offense and sentenced in respect of thereof to imprisonment for a period of 7 years or more। ओके, अगर कोई उसने कोई क्राइम किया है या कुछ भी फ्रॉड वगैरह किया है और उसमें उसको इम्प्रिजनमेंट हुई है कितनी 7 year और मोर, तब तो वो लाइफ टाइम कभी एलिजिबल नहीं होगा टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी। ओके, एन ऑर्डर डिस्क्वालिफाइंग हिम फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर हैज़ बीन पास्ड बाय द कोर्ट और ट्रिब्यूनल एंड द ऑर्डर इज़ इन फोर्स। ओके, इसका मतलब है अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल से ये ऑर्डर आया है कि वो
डिस्क्वालीफाई है फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर, यानी वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। ओके, पॉइंट एफ इज ही हैज़ नॉट पेड एनी कॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी शेयर्स, यानी कंपनी के जो कॉल्स होते हैं वो उसने पे नहीं किए। कॉल होते हैं ना, सबसे पहले एप्लीकेशन, देन अलॉटमेंट, देन फर्स्ट कॉल, देन सेकंड कॉल, यानी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ये सब उसने पेड नहीं किए। ओके, और 6 मंथ हो चुके हैं फ्रॉम द लास्ट डे फिक्स्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द कॉल, यानी जो ड्यू डेट थी पेमेंट की उससे 6 मंथ पास हो चुके हैं और अभी तक उसने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो उस केस में भी वो अपॉइंट नहीं हो पाएगा एज अ डायरेक्टर। पॉइंट जी इज ही हैज़ कन्विक्टेड एनी ऑफेंस ऑफ डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये हम पढ़ेंगे सेक्शन 188, इसको अभी छोड़ देते हैं, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होते हैं कुछ भी, तो उसको डिस्क्लोज करने पड़ते हैं। ओके, अगर उसने डिस्क्लोज नहीं किए देन ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, बट इसको हम और डिटेल में समझेंगे, इस पॉइंट को भी रहने देते हैं। पॉइंट एच इज ही हैज़ नॉट कंप्लाइड विद सेक्शन 152 सबसेक्शन 3 की जो रिक्वायरमेंट थी। क्या रिक्वायरमेंट थी, उसके पास डिन होना चाहिए, यानी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके पास होना चाहिए, और अगर उसके पास नहीं है या उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट किया है इस रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, देन ही आल्सो इज़ नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। पॉइंट आई इज ही हैज़ नॉट complied with the provisions of section 165(1). सेक्शन 165(1) क्या है, वो नेक्स्ट सेक्शन ही हम पढ़ेंगे। नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप्स कितनी ले सकता है एक डायरेक्टर, यानी एक डायरेक्टर कितनी कंपनियों में एक साथ साइमल्टेनियसली डायरेक्टर बन सकता है। ओके, सेकंड, यानी सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 164। अभी तक जो भी हमने पढ़ा वो सब सेक्शन 1 था। ओके, तो इसमें क्या है, prescribes disqualification which get attached to a person if he or has been a director of a company which has committed default। यानी इसमें क्या है, कंपनी ने अगर डिफ़ॉल्ट किया है और वो डायरेक्टर बना हुआ है उसका, तो क्या क्या उसकी डिस्क्वालिफिकेशंस होगी वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट, his company has not filed financial statements or annual returns for continuous period of 3 financial years। अगर वो जिस कंपनी में डायरेक्टर है उस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को फाइल नहीं किया है और एनुअल रिटर्न्स को फाइल नहीं किया है फॉर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 years, यानी 3 साल तक अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर एनुअल रिटर्न्स उसने फाइल नहीं किए कंपनी ने, देन ही इज़ डिस्क्वालिफाइड। B point is his company has failed to repay the deposits accepted by it or pay interest thereon। ओके, यानी उसकी कंपनी ने, यानी जो भी कंपनी में वो डायरेक्टर है उस कंपनी ने रीपे नहीं किए हैं डिपॉजिट्स जो उसने पब्लिक से लिए थे, या फिर उसमें जो इंटरेस्ट बनता है उसने वो रीपे नहीं किया है, या फिर डिबेंचर्स रीपे नहीं किए हैं, या उस पे डिबेंचर्स पे जो इंटरेस्ट बनता है वो रीपे नहीं किया है, या डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है बट उसको पे नहीं किया है अभी तक। तो सच फेलियर अगर कंटिन्यू है 1 year और मोर, देन ही इज़ डिस्क्वालिफाइड एज अ डायरेक्टर। ओके, इन बोथ द अबव केसेस ऑफ डिफॉल्ट द डायरेक्टर कंसर्न्ड शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर ऑफ सच डिफॉल्टिंग कंपनी और अपॉइंटेड इन सम अदर कंपनी फॉर पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेड कंपनी हैज़ कमिटेड डिफॉल्ट। ओके, अगर कोई भी केस में वो आ जाता है डायरेक्टर, देन वो रीअपॉइंट नहीं होगा उसी डिफ़ॉल्टिंग कंपनी में, और किसी अदर कंपनी में भी अगर वो अपॉइंट होगा तो आफ्टर 5 years होगा। ओके, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द सेट कंपनी हैज़ कमिटेड डिफॉल्ट। ओके, हाउएवर in case a person is appointed as a director of a company which has committed default as per clause A and clause B above, यानी जो हमने पढ़े थे, he shall not incur the disqualification for a period of 6 months from the date of appointment। इसका क्या मतलब है, यानी फॉर एग्जांपल एक कंपनी में नया नया कोई डायरेक्टर आया है और उसको 6 महीने भी नहीं हुए हैं, यानी 6 महीने से या उससे कम हुए हैं। ओके, तो क्या होगा, फिर अगर कंपनी ने कोई डिफ़ॉल्ट किया है देन ही इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड बिकॉज
उसकी तो कोई गलती नहीं है, वो तो जस्ट अभी अपॉइंट ही हुआ है, उसको तो 3-4 महीने या 6 महीने हुए हैं। ओके, तो इस केस में वो डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। ओके, इसीलिए लिखा हुआ है ही शैल नॉट इंकर द डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। ओके, यानी जैसे ही उसका अपॉइंटमेंट हुआ उसके 6 मंथ तक उसको फ्री रखा जाता है इस लाइबिलिटी से, बिकॉज वो नया नया अपॉइंट हुआ है, उसको भी कंपनी में थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद हम उस पर ये डिस्क्वालिफिकेशंस लगा सकते हैं। ओके, सो 6 मंथ का टाइम पीरियड मिलता है अगर कोई नया अपॉइंटमेंट होता है डायरेक्टर का। सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 इज़ नॉट एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइडेड उसने डिफ़ॉल्ट नहीं किया होना चाहिए कहाँ पे। सेक्शन 137 जो कि है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सेक्शन 92 जो कि है एनुअल रिटर्न विद द रजिस्ट्रार। ओके, नाउ एडिशनल क्वालिफिकेशंस बाय प्राइवेट कंपनी। अब इसमें क्या आ जाएगा कि प्राइवेट कंपनीज जो है वो अलग से अगर अपनी कोई क्वालिफिकेशंस चाहती है अपने डायरेक्टर के लिए, फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टर उसे जो है वो ग्रेजुएट चाहिए तो वो आर्टिकल्स में लिख सकते हैं। ओके, तो इसमें यही लिखा हुआ है कि कोई भी अगर एडिशनल क्वालिफिकेशंस अगर प्राइवेट कंपनी अप्लाई कराना चाहती है डायरेक्टर को, देन वो थ्रू आर्टिकल्स करा सकती है। ओके, फॉर एग्जांपल अगर उसे ग्रेजुएट चाहिए अपना उसे ग्रेजुएट चाहिए अपना डायरेक्टर, देन वो आर्टिकल्स में लिख सकते हैं कि हमारा जो डायरेक्टर होगा उसकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कि वो ग्रेजुएट हो। ओके, तो दिस इज़ द मेन पॉइंट ऑफ दिस। ओके, नोट इन टर्म्स ऑफ प्रोविजो टू सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 द डिस्क्वालिफिकेशंस रेफर्ड इन क्लॉज डी ई जी shall continue to apply even if the appeal or petition has been filed against the order of conviction or disqualification। इसका क्या मतलब, यानी जो ऑर्डर मिला था, हमने डिस्क्वालिफिकेशंस में पढ़ा था ना सबसेक्शन 1 में कि कोर्ट अगर ऑर्डर दे दे राइट कि ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई होगा। ओके, तो उस केस में क्या होता है, अगर वो डायरेक्टर वापस अपील भी करता है या पेटिशन यानी अपील वापस कर देते हैं ना हम, जैसे अब फॉर एग्जांपल कोर्ट से कोई ऑर्डर आता है देन हम वापस अपील कर सकते हैं ना, तो उस केस में उसको पे जो डिस्क्वालिफिकेशंस है वो तो हाथों हाथ अप्लाई हो जाएगी, भले ही वहाँ पे उसने अपील की है उसके बावजूद डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होगी। ओके, और पॉइंट डी ई जी तीनों में होगा। डी ई जी मैं वापस बता देता हूँ आपको, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रहा डी में क्या है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट फॉर एनी ऑफेंस, मोरल टर्पिट्यूड हो या अदर हो। ओके, तो ये जैसे ही उसको कन्विक्ट किया कोर्ट ने, उसके बाद अगर वो अपील कर रहा है तब भी उस पर ये डिस्क्वालिफिकेशन अप्लाई होगी। ओके, डी एंड ई इसमें भी वही है, कोर्ट या ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे दें फॉर डिस्क्वालीफाइंग, तो उसमें भी अगर अपील करेगा तो भी अप्लाई होगा डिस्क्वालिफिकेशन। एंड जी इसमें अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में अगर वो कोई डिफ़ॉल्ट करता है या ऑफेंस करता है, उसमें कन्विक्टेड होता है बाय कोर्ट, तो इसमें भी वही अप्लाई होगा। बट ये मैं इस सेक्शन में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी इस पे इतना ध्यान नहीं देते इस वाले सेक्शन पे। ओके, सो नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 217 सबसेक्शन 6 सेकंड पॉइंट। It relates to a company where under investigation, okay, in case any director of such a company has been convicted under any offense related to section 217, the director shall be deemed to have vacated his office on or from the date on which so convicted. On such vacation of office, he shall be disqualified from holding an office in any company. Okay, तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन का सेक्शन है, ये सेक्शन 217 जब पढ़ेंगे तो तब बता दूंगा, तो इसको भी अभी रहने देते हैं। तो 2 पॉइंट हमने अभी छोड़े, एक ये वाला सेक्शन 217 वाला, एंड सेकंड सेक्शन इज सेक्शन 188। ओके, ये जो मैं सेक्शन पढ़ाऊंगा आने वाली वीडियोस में, तब हम डीप में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये थी डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ अ डायरेक्टर। अगर इनमें से एक भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर वो सफ़र करता है, देन ही हैज़ डिस्क्वालीफाइड टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। ओके,
वो उसको डिस्क्वालीफाई करना पड़ेगा और वो एलिजिबल नहीं होगा फॉर अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर।